नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज़ पर आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय इतिहास और वैदिक सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वैदिक सभ्यता का परिचय, वैदिक सभ्यता के शोध और कल हमने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर देखा, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। विभाजन का जो आधार था सबसे बड़ा, जिसकी वजह से इस पार्ट को बांटा गया, वह विभाजन का आधार था लोहा। मतलब लोहे के आधार पर इस सभ्यता का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जगह है और उस जगह पर मकान बना हुआ है, उसे सदैव मकान नहीं कह सकते। अगर उस मकान को तब्दील करके बड़े चीज़ में विभाजित बड़ा चीज़ करके बना दिया गया, जिसे हम हवेली भी कह सकते हैं, बंगला भी कह सकते हैं। जब 2 कमरों का था तब मकान कहा, उसका विस्तार हुआ, उसे हवेली या बंगला कह दिया गया। तो उसी प्रकार इस वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता विभाजन करके ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया। और विभाजन का सबसे बड़ा आधार क्या था? लोहा। जहाँ वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, वहीं उत्तर वैदिक सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी। तो लोहे के आ जाने से उत्तर वैदिक सभ्यता में बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, क्योंकि लोहा एक ठोस धातु थी और ठोस धातु होने की वजह से कृषि में उन्नत औजारों का निर्माण हुआ जो कृषि में सहायक हुए। वो सारी बातें अपन उत्तर वैदिक काल में समझेंगे। तो कल हमने मोटा मोटा अंतर देखा। राज्य को क्या कहा गया? जन कहा गया, वहाँ जनपद कहा गया। यहाँ राजन या राजा कहा गया, वहाँ राजा कहा गया। यहाँ वंशानुगत नहीं था, आंशिक वंशानुगत था, जिसका तात्पर्य है अगर राजा का पुत्र योग्य है, आवश्यक है, तो ही उसी को शासक बनाया जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा ने अपने पद को वंशानुगत कर लिया। ठीक है, साम्राज्य का विस्तार करने लगा। भूमि की आवश्यकता हुई। यहाँ भूमि की आवश्यकता कम थी क्योंकि प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था और वहाँ पर कृषि था। तो ये मोटा मोटा अंतर आज आपने देखा, कल हमने देखा था। आज हमारी चर्चा रहेगी ऋग्वैदिक युग को लेकर के। कौन से युग को लेकर के? ऋग्वैदिक। मैं आपको दोनों पार्ट अलग अलग भागों में बांट करके दिखाऊंगा। आज जो चर्चा करेंगे, हम करेंगे ऋग्वैदिक युग। ऋग्वैदिक का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, जो भी इस युग में था उस सब की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैंने कल आपको ऋग्वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता के जन्मदाता के बारे में बताया था। और जन्मदाता के बारे में मैंने जिसकी चर्चा की थी वह थे आर्य। ठीक है ना। वैदिक सभ्यता के जो जन्मदाता थे वे आर्य थे। आर्य शब्द का मतलब है श्रेष्ठ, और यह कोई धर्म, सांप्रदायिक, जातिगत शब्द ना होकर के एक भाषाई शब्द था। कैसा शब्द था? भाषाई। जैसे कि अंग्रेजी बोलने वालों को अंग्रेज कहते हैं, तो भाषा के आधार पर ही इस शब्द की उत्पत्ति हुई या ये लोग रहे। तो आर्य वैदिक सभ्यता के जन्मदाता। फिर इन आर्यों को लेकर के विभिन्न मत दिए गए कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था। इसमें हमने 2 मत पढ़े। एक पढ़ा भारतीय मत। भारतीय मत मतलब है भारतीय विद्वानों ने आर्यों के लिए कौन से मत दिए, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने जो मत बताया वह आर्कटिक प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था? आर्कटिक प्रदेश। उनकी बुक का नाम आप याद करना, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। आप लिख सकते हो आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में तिब्बत बताते हैं। कौन सा बताते हैं? तिब्बत। फिर अविनाश दास और संपूर्णानंद, उन्होंने इनका मूल निवास स्थान बताया था सप्त सैंधव प्रदेश। कौन सा प्रदेश बताया? सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव प्रदेश की चर्चा करूं, और आज मैं चर्चा करूंगा, शुरुआत करूंगा विदेशी मत के साथ में कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के विदेशी मत या विदेशी विद्वान क्या कहते हैं। तो पहले सप्त सैंधव प्रदेश को देखते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा, और ऋग्वैदिक काल के लोग जिस क्षेत्र में बसे वो सप्त सैंधव प्रदेश था। तो आप देखना, सप्त सैंधव प्रदेश सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। ठीक है, ये इन नदियों के वर्तमान नाम हैं। ये नाम कैसे हैं? वर्तमान। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, और ज्योग्राफी में इन नदियों के नाम यही हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। जैसे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, झेलम कहाँ से निकलती है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, भाखड़ा नांगल बांध। तो वर्तमान में हम इन नदियों के नाम यही पढ़ते हैं। लेकिन वैदिक साहित्य में हमें इन नदियों के नाम कुछ और मिलते हैं। तो उनके साथ क्या समीकरण है? एग्जाम में नदियों को लेकर के प्रश्न आता है, और वह प्रश्न होता है सुमिलित कराने से संबंधित। वो आपको नदियों के नाम लिखेंगे वैदिक साहित्य में जो नदियों के नामों का वर्णन हुआ है वो, और दूसरी तरफ लिखेंगे वर्तमान नाम।
फिर आपको कहेंगे कि इन नदियों का इनके साथ समीकरण बैठाइए। तो पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं सप्त सैंधव प्रदेश की। तो सिंधु नदी को वैदिक साहित्य में भी सिंधु ही कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंधु। यहाँ आपको दिक्कत नहीं है, इजीली याद हो जाएगा। सिंधु नदी को वैदिक साहित्य में सिंधु ही कहा गया है। झेलम नदी का नाम वैदिक साहित्य में वित्सता है। झेलम नदी का नाम वैदिक साहित्य में क्या है? वित्सता। चिनाब नदी को अस्कनी कहकर बुलाया गया है। क्या कहकर बुलाया गया है? अस्कनी। रावी नदी को परुषणी कहा गया है। व्यास नदी को विपाशा कहा गया है। सतलज को शतुर्दी कहा गया है और सरस्वती को घग्गर। चर्चा कर चुका हूँ, सरस्वती नदी वर्तमान में नहीं बहती है, किंतु आज इसके स्थान पर जो नदी बह रही है उसका नाम क्या है? घग्गर। ठीक है, याद आप कर सकते हो। सिंधु को सिंधु, झेलम को वित्सता, अस्कनी को चिनाब, रावी को परुषणी, व्यास को विपाशा, सतलज को शतुर्दी और फिर सरस्वती को घग्गर। जैसे कि आज हमारी सबसे पवित्र नदी जो है या सबसे प्रमुख नदी है जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, चाहे से आप समाचार में ले लो, न्यूज़ वगैरह में ले लो, कोई योजनाओं को लेकर के ले लो, तो वह नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बहाव क्षेत्र में भी सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सिर्फ और सिर्फ भारत में बहने वाली। अपवाह क्षेत्र में भी गंगा। लंबाई को लेकर के अगर बात करें तो 2525 किलोमीटर लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो जहां भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा है, जिस कारण गंगा को राष्ट्रीय नदी भी कहा गया। ठीक है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2009 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो आज वर्तमान में सारा फोकस जिस नदी के ऊपर है वह गंगा नदी है। तो वैदिक सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी थी? तो वैदिक सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी सरस्वती नदी। कौन सी नदी थी? सरस्वती। ठीक है, अगर वैदिक साहित्य में बात करें तो ये तो सिर्फ प्रमुख 7 नदियां हैं, लेकिन आपको पता है कि इतनी सी नदियां तो है नहीं। इन नदियों की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो उनके नामों की भी चर्चा हुई है। लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ये 7 नदियां हैं जिनको सुमेलित कराने से संबंधित प्रश्न है। एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, वैदिक साहित्य में, ठीक है, संपूर्ण वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह सब, वैदिक साहित्य में कुल 31 नदियों की चर्चा हुई है। कितनी नदियाँ? 31 नदियाँ बताई गई। वैदिक साहित्य में 31 नदियों के नाम आए हैं कि भाई 31 नदियाँ थी, किंतु ऋग्वेद में जो वैदिक साहित्य का पहला ग्रंथ है उसमें कितनी नदियों का वर्णन है? 25। अब प्रश्न कैसा होगा? आपने याद कर लिया कि ऋग्वेदिक साहित्य में लिखा गया है कि वैदिक सभ्यता में 31 नदियाँ थी, और प्रश्न आपके पास आता है ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? 31, 25, 30, 35 जो भी है। अगर ऋग्वेद पूछा जाएगा तो ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, और संपूर्ण वैदिक साहित्य में कितनी नदियाँ? 31। आप क्लियर कर लेना इस बात को, संपूर्ण वैदिक साहित्य में 31 नदियों का उल्लेख है। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश हो गया। अब बात करूं मैं विदेशी मत की, जो कल हमारा पॉइंट छूट गया था क्लास लंबी होने की वजह से, तो मैं क्लियर करता हूं विदेशी मत। विदेशी मत को लेकर के एक नाम आता है हमारे पास जिसका नाम है विलियम जॉन्स। ठीक है, विदेशी मत को लेकर के नाम आता है विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर इनका परिचय दूं तो 1884 में विलियम जॉन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका मुख्य कार्य भारतीय संस्कृति, धार्मिक ग्रंथ वगैरह इनकी जानकारी एकत्रित करना, कल्चर को जानना था। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? विलियम जॉन्स। इस एशियाटिक संस्था ने भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों का उच्चारण भी किया, यानी कि संस्कृत भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया और भारतीय धर्म, संस्कृति और साहित्य को जाना। तो उन्हीं में से एक नाम है विलियम जॉन्स। इनकी पूर्व जानकारी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। तो विलियम जॉन्स वैदिक सभ्यता के जन्मदाता आर्यों के मूल निवास स्थान के लिए अपना जो मत देते हैं वो मत है यूरोप। ठीक है, यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंदर आप बहुत सारे देश सम्मिलित है, जर्मनी है, ठीक है, इटली है वगैरह, हंगरी वगैरह, बहुत सारे देश हैं। तो ये कहते हैं कि यूरोप के हंगरी, इटली, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, यहीं से आर्य भारत में प्रवेश किए, ये आए और अपना जो ये मत देते हैं भाषा को लेकर के। किसको लेकर के? भाषा। ठीक है, यूरोप की जो भाषा है वो लैटिन भाषा से शुरुआत हुई, इस लैटिन से ही अंग्रेजी निकली, और भारत की जो भाषा है वह संस्कृत है। तो भाषा के आधार पर कहते हैं यूरोप की भाषा लैटिन और भारत की भाषा क्या है? संस्कृत। इन दोनों भाषाओं में समानता पाई गई,
इन दोनों भाषाओं में क्या पाई गई? समानता। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक शब्द है मात्र, एक शब्द है मातेर, ठीक है, और एक शब्द है मदर। एक शब्द है पितेर, एक शब्द है पितृ और एक शब्द है फादर। ये तो आप देखते हो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, यह संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और यह है लैटिन भाषा के शब्द हैं। ठीक है ना? आप इन शब्दों में देखो, आपको कुछ समानता मिल रही होगी, कुछ कुछ सेम लग रहे होंगे। जैसे कि लैटिन भाषा का शब्द है मातेर और संस्कृत भाषा का शब्द है मात्र, दोनों में समानता है। तो कहने का मतलब विलियम जोन्स, आप बात को समझना, विलियम जोन्स कह रहे हैं कि यूरोप से आए, यूरोप की भाषा लैटिन थी, आकर के वो इस सप्त सैंधव प्रदेश में बदल रह गए और धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के इन शब्दों का ये रूप निकल करके आया। तो मातेर से वो मातृ बन गया, पितेर से पितृ बन गया। और लैटिन भाषा में, ठीक है, लैटिन भाषा का अंग्रेजी में रूपांतरण कैसे हुआ? लैटिन भाषा में मातेर मदर बना, पितेर फादर बना, और संस्कृत भाषा में मातेर मातृ बना और पितेर पितृ बना। ये बात कह रहे हैं विलियम जोन्स कह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि माना जाए कि ये बात सत्य है, लेकिन उन्होंने अपना तर्क इस आधार पर दिया गया है यूरोपीय और संस्कृत भाषा की समानता को लेकर। आप बात को समझ रहे होंगे। तो विलियम जोन्स कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के जन्मदाता यूरोप से आए थे और इन्होंने जो आधार माना है वो भाषा को माना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट व्यक्ति है मैक्स मुलर, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मैक्स मुलर। ठीक है, एक विद्वान है मैक्स मुलर, और ये कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के जन्मदाता आर्य मध्य एशिया से आए थे। कौन से क्षेत्र से आए थे? मध्य एशिया से, बैक्ट्रिया वगैरह के आसपास का क्षेत्र है मध्य एशिया। इन्होंने अपना जो मत दिया है वो ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था के आधार पर दिया है। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, मैक्स मुलर कहते हैं कि मध्य एशिया से मत दिया ईरानी ग्रंथ। ईरानी ग्रंथ है जैन अवस्था। कौन सा ग्रंथ है? जैन अवस्था। तो मैक्स मुलर मध्य एशिया ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था के आधार पर कहते हैं कि जैन अवस्था और वैदिक सभ्यता में समानता। तो जो बातें जैन अवस्था में लिखी हुई है कुछ वही कुछ बातें वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य में लिखी हुई है। जैसे कि वैदिक सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंद्र, मित्र, नास्ते और अरुण। ठीक है, ये चार देवता हैं जो वैदिक सभ्यता के देवता हैं। इन चारों देवताओं का उल्लेख वैदिक साहित्य के साथ साथ इस जैन अवस्था नामक ग्रंथ में हुआ है। तो जैन अवस्था में इन चार देवताओं का उल्लेख हुआ, यही हमारे प्रमुख देवता थे। तो समानता पाई गई, दोनों में क्या पाई गई? समानता पाई गई। इसीलिए मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे और वह मध्य एशिया से इस सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बस गए। ठीक है, और नेक्स्ट तीन व्यक्ति एक साथ है। एक व्यक्ति का नाम है पेनका, एक व्यक्ति का नाम है मंच और एक व्यक्ति का नाम है हर्ट। तो पेनका, मंच, हर्ट ये कहते हैं कि आर्य जर्मनी से आए थे। कहाँ से आए थे? जर्मनी से। अब बहुत सारे मत हो गए हमारे पास, एक भारतीय मत हो गए, एक विदेशी मत हो गए। तो सर्वसम्मति से सर्वाधिक प्रचलित जो मत है, ये सर्वाधिक जो मान्य मत है, अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो कौन से मत को स्वीकार करेंगे? भारतीय मतों में से स्वीकार करेंगे या विदेशी मतों में से? तो सीधा सा वह मत है जो सर्वाधिक स्वीकार किया गया है, वो मत है मैक्स मुलर का। किसका मत है? मैक्स मुलर। तो आर्यों का आगमन हमने माना है मध्य एशिया क्षेत्र से। तो हमारी राय जिस पर आकर रुक गई वो कौन सी है? मध्य एशिया। तो आपको भी यही सही मान के चलना है कि आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई। अब हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, देखो, अब वैदिक सभ्यता में हमने पहले लिया है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, पहले हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। मैं कल बता चुका था आपको कि अपन ऋग्वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे पक्ष को जानेंगे। तो पहले हम आते हैं ऋग्वैदिक युगीन राजनीतिक जीवन। ठीक है, आप इस ऋग्वैदिक युग को पूर्व वैदिक काल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पूर्व वैदिक काल। एग्जाम में क्वेश्चन आए ऋग्वैदिक की जगह वो पूर्व वैदिक काल लिखते तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वैदिक काल से पहले का काल पूर्व वैदिक काल।
तो पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, तो पहले हम राजनीतिक जीवन को पढ़ें। तो राजनीतिक जीवन की बात करें तो जैसे कि आज सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई आज जो है वो देश है, ठीक है। सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कौन सा? देश। और देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा राजनीतिक संस्था का अधिकारी। और सबसे छोटी जो राजनीतिक संस्था है वह है ग्राम सभा। कौन सी है? ग्राम सभा, ठीक है। तो ऐसे ऋग्वैदिक युग में राजनीतिक जीवन कैसा था? तो ऋग्वैदिक युग की सबसे छोटी जो राजनीतिक संस्था थी वह कुल था। कुल का तात्पर्य यहाँ परिवार से है, ठीक है। कुल का तात्पर्य किससे है? परिवार। आप समझना, ऋग्वैदिक युग का सबसे छोटा जो था राजनीतिक संस्था वह कुल था। कुल के बाद में दूसरा स्थान ग्राम का, ठीक है। परिवार से क्या बने? ग्राम। ग्राम के बाद में तीसरा स्थान था विश्व का। गांवों के समूह को विश्व कहा गया था, जिसको आप जिले का दर्जा दे सकते हो। और विश्व मिलकर के जो बनते हैं वो बनते हैं जन। तो जन की चर्चा हम कर चुके थे कि ऋग्वैदिक युग में सबसे बड़ी जो राजनीतिक संस्था है वो जन है। और जन को कबीला भी कहा गया था। क्या कहा गया था? कबीला। तो कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी, तो कबीले जैसा आकार हुआ करता था। तो कुल सबसे छोटी इकाई, जन सबसे, ठीक है। तो कुल मिलकर के ग्राम बने, ग्राम मिलकर के विश्व बने, और विश्व मिलकर के क्या बन गए? जन बन गए। जन को एक क्या कहा गया? कबीला। अब देखते हैं, जैसे कि प्रत्येक का कोई ना कोई मुखिया होता है। भारत का जो मुखिया है प्रधानमंत्री है, राज्य का मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री है। तो उसी प्रकार से प्रत्येक का कोई ना कोई मुखिया है। तो कुल का जो अधिकारी होगा वो कुलपति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुलपति। ग्राम का जो अधिकारी होगा वह ग्रामणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रामणी। यहाँ अधिकारी से तात्पर्य है वहाँ का अध्यक्ष या वहाँ का मुखिया। तो ग्राम का अधिकारी ग्रामणी, और विश्व का अधिकारी विषयपति, और जन का अधिकारी, जन के अधिकारी को हम राजा, कल चर्चा कर चुके थे, गोपति भी कहते हैं और जनस्य गोपा भी कहते हैं। लेकिन कल हमने राजा या राजन पढ़ा। तो इन शब्दों का मतलब क्या है? गोपति या जनस्य गोपा। देखो, ऋग्वैदिक युग का प्रमुख पशु है गाय। कौन सा पशु है? गाय। ऋग्वैदिक युग का प्रमुख पशु है गाय, और गाय संपत्ति का आधार था। किसका आधार था? संपत्ति का आधार था। तो जिसके पास जितनी गाय होगी वो सर्वाधिक संपन्न व्यक्ति होगा। और आप समझ सकते हो, राजा अगर सबसे बड़ा अधिकारी है तो राजा गायों का स्वामी होगा, उसके पास सर्वाधिक गाय होगी। तो इसीलिए गाय की अधिकता या गायों का स्वामी होने के कारण राजा को गोपति कहा गया है। तो गोपति, गायों का स्वामी कौन है? गोपति। जनस्य गोपा, जनस्य गोपा, जन मतलब राज्य आ गया, और जन राज्य में रहती है जनता। जो जनता की रक्षा करने वाला या जनता को संरक्षण देने वाला कौन हो गया? राजा। तो इसलिए राजा को जनस्य गोपा कहा गया, गोपति कहा गया, राजा। तीनों शब्दों को हमने समझ लिया है कि क्यों इसे कहते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। गोपति का मतलब है गायों का स्वामी, और जनस्य गोपा जन का संरक्षण करने वाला या जन की रक्षा करने के कारण उसे क्या कहा गया? जनस्य गोपा कहा गया। क्लियर है बात आपकी? छोटी सी बात, और वैसे ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जब एग्जामिनर की इच्छा होती है पेपर को थोड़ा सा टफ करने की, तो वो पूछ सकता है कि ऋग्वेद में, जिसके अंदर हम चर्चा कर चुके हैं, ऋग्वेद में 10,598 मंत्र, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। तो ये जो सारी जानकारी हम पढ़ रहे हैं और आगे सारी जानकारी पढ़ेंगे, वो सब वैदिक साहित्य में लिखा गया है। तो कभी कभी पूछा जाता है, प्रमुख चीज़ों को लेकर के पूछेंगे, जैसे ऋग्वेद में तो सबका है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है। जो जन है उस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? तो उसका उल्लेख हुआ है 275 बार। ठीक है, जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है? 275 बार है। तो जन का अधिकारी राजा, गोपति या जनस्य गोपा। तो ये राजनीतिक संस्था। अब राजा पर नियंत्रण रखना है, और नियंत्रण रखने के लिए कुछ संस्थाएं बनी। कौन कौन सी संस्था? एक संस्था थी सभा, एक संस्था थी समिति, और एक संस्था थी विदत। 3 संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। राजा पर नियंत्रण करने के लिए यह राजा को प्रशासन में सहयोग देने के लिए इन 3 संस्थाओं का निर्माण हुआ। सभा, समिति और विदत की बात है। सभा क्या थी? ठीक है, सभा को अगर देखें तो वर्तमान में लोकसभा जैसी थी। ठीक है, सॉरी, सभा जो थी वर्तमान में राज्यसभा जैसी थी।
समिति, लोकसभा जैसी थी। ठीक है, जैसे आज हमारे वर्तमान प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा है, ऐसी ही संस्था थी सभा और समिति। तो सभा वृद्धों व कुलीन लोगों की थी। सभा वृद्धों व कुलीन लोगों की संस्था थी। तो इस सभा के अंदर जो लोग उपस्थित होते थे वे वृद्ध थे और कुलीन थे। तो वृद्धों व कुलीन लोगों की संस्था को क्या कहा गया था? सभा कहा गया था। इसका जो प्रमुख कार्य था वो न्याय मामले निपटाना था। कौन से मामले निपटाना? न्याय। तो राजा से संबंधित, राजा को जो न्याय से संबंधित कार्य लेने होते थे वह लेने होते थे किसके द्वारा? इस सभा के द्वारा। तो वृद्धों व कुलीन लोगों की संस्था थी और इसका प्रमुख कार्य न्याय मामलों को निपटाना था। और इस सभा में महिलाएं भी भाग ले सकती थी। कौन भाग ले सकती थी? महिलाएं। तो अब अगर महिलाएं भाग ले रही है तो आप देख सकते हो महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी होगी, या अपन कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, तभी तो उन्हें इतनी बड़ी राजनीतिक संस्था में भाग लेने का मौका दिया गया। और जो महिलाओं की अधिकारी या अध्यक्ष होती थी उसको कहते थे सभावती। ठीक है, सभापति नहीं है। महिलाओं की जो अधिकारी होती थी, मुखिया होती थी, उसको कहा जाता था सभावती। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। सभा वृद्धों व कुलीन लोगों की थी। राज्यसभा जैसी होती थी, जैसा राज्यसभा का स्ट्रक्चर है वैसी थी, और महिलाएं भी इसका हिस्सा होती थी। और सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ? तो सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार है। जन का उल्लेख 275 बार है, क्वेश्चन बनेगा। और सभा का उल्लेख कितनी बार है? 8। इसके बाद जो दूसरी राजनीतिक संस्था थी उसका नाम था समिति। समिति कैसी? लोकसभा। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था। तो उसी प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था जो थी वो समिति। इस समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार, सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार। और समिति का जो अधिकारी होता था उसे ईशान कहा गया था। क्या कहा गया था? ईशान। समिति का अधिकारी ईशान। अब समिति का क्या कार्य था? ये कबीले की आम सभा होती थी। इसका प्रमुख कार्य राजा का चुनाव। मैंने कहा था राजा का पद वंशानुगत नहीं है, इसलिए उसका चुनाव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा बन जाए। तो राजा का पद वंशानुगत नहीं था, इसलिए उसका चुनाव, तो राजा के चुनाव में जो महत्वपूर्ण कार्य करती थी उसका नाम क्या था? समिति था। सामान्यतः जनता की प्रतिनिधित्व संस्था थी, तो जनता का प्रतिनिधित्व करेगी, क्योंकि अगर राजा का चुनाव करेगी और राजा को जनता का प्रतिनिधित्व करना है तो ये कार्य जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में ही कर रही थी। नेक्स्ट है विदत। विदत के बारे में अगर बात करूं तो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत। प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सी आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है, मतलब जिसकी शुरुआत पहले हुई? सभा है, समिति है, विदत है और गण है। एक संस्था और है गण, लेकिन महत्व नहीं है। 4 संस्थाओं के नाम आपको देते हैं और पूछा जाए आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी है, तो प्राचीनतम संस्था जो थी उसका नाम क्या था? विदत। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ। कितनी बार हुआ है? 122 बार। यह सामाजिक व धार्मिक संस्था थी। ठीक है, समाज व धार्मिक कार्यों से संबंधित निर्णय लेती थी। तो सामाजिक व धार्मिक संस्था थी कौन सी? विदत। क्लियर है बातें पीछे की सारी? आगे देखते हैं अपन प्रमुख अधिकारी। ये तो हमने बात करी राजनीतिक जीवन में 3 संस्थाओं की, सभा, समिति, विदत। 8 बार, 9 बार, 122 बार। अब बात करूँ प्रमुख अधिकारी की। तो अधिकारी बहुत, लेकिन प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे, हमारा काम निकल जाए, ज़्यादा हमें लिखने नहीं है, मैटर सही इकट्ठा करना है, कचरा नहीं चुनना है। तो मैं प्रमुख अधिकारी की बात बताता हूँ कौन कौन से प्रमुख अधिकारी हैं। एक प्रमुख अधिकारी पुरोहित, एक अधिकारी सेनानी और एक अधिकारी ग्रामीणी। तो गाँवों की मुखियाओं को क्या कहा गया है? ग्रामीणी। सेना का अधिकारी सेनापति, पुरोहित। तो आपने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो धार्मिक संबंधित नाटक आपने देखे होंगे, सीरियल्स देखे होंगे, जिसके अंदर राजा होता है और राजा के बगल में एक मुनि टाइप का व्यक्ति बैठता है। ठीक है, मुनि जो मतलब ब्राह्मण होता है और राजा को वो कार्यों में सलाह देता है। तो प्रमुख अधिकारी जैसे आप रामायण देखो, महाभारत देखो, तो एक पुरोहित जैसा एक व्यक्ति बैठा होता है। ठीक है, तो पुरोहित राजा को कार्यों में सलाह देता था। सेनानी सेना का प्रमुख अधिकारी, ठीक है, लड़ाकू दल का नेता भी कहते थे, और ग्रामीणी। तो ये 3 प्रमुख अधिकारी थे और इनको संयुक्त रूप से रत्निन कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, देखो आप ध्यान रखो, रत्निन। ठीक है, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है?
रत्निन कहा गया। प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन रत्निन में शामिल नहीं है। 3 ये नाम ये होंगे और एक नाम कुछ और होगा, तो इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? रत्निन। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे दूं कि क्यों यह प्रमुख अधिकारी थे, क्यों इनका महत्व इतना अधिक था। फॉर एग्जाम्पल, ऋग्वेदिक युग है, राजा है और राजा के द्वारा किसी समारोह का आयोजन किया जाता है, मतलब वो अपने महल के अंदर किसी समारोह का आयोजन किया जाता है। अब समारोह आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी मान लो, यज्ञ मान लो, कोई उत्सव मान लो। तो ऐसे किसी समारोह का जब आयोजन किया जाएगा तो राजा स्वयं अपने महल से निकल करके इन लोगों को निमंत्रण देने जाएगा। ठीक है, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, इनका महत्व इतना था कि राजा स्वयं इन्हें अपने समारोह में उपस्थित होने के लिए निमंत्रण देने जाता था। तो आप देख सकते हो कि इनका महत्व कितना था। ठीक है, तो प्रमुख अधिकारी, पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। अब बात करूं मैं सैन्य व्यवस्था की। ठीक है, अब देखो ऋग्वेदिक युग का पहला पार्ट है जिसका नाम है, जिसमें राज्य को जन कहा गया। ठीक है, तो अभी मतलब साम्राज्य विस्तार इतना है नहीं, मतलब साम्राज्य के लिए युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। जैसे कि अपन जब पढ़ते हैं प्राचीन भारत, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह, समुद्रगुप्त, ठीक है, सल्तनत काल, अकबर, औरंगजेब वगैरह, तो यहाँ पर आप देखते हो जो युद्ध होते हैं वो सबसे उनका उद्देश्य होता है साम्राज्य का विस्तार। जैसे कि फलाना राज्य का एक राजा है और इस फलाना राज्य का एक राजा है। ठीक है, और एक फलाना राज्य ये है, यहाँ का भी राजा है। अब आप क्षेत्र को देख करके बता सकते हो इसमें सबसे पावरफुल कौन है, ये वाला राजा है, और सबसे कमज़ोर कौन है, ये राजा। तो इस राजा को तो हमेशा ही ये चिंता रहेगी ना कि कभी ना कभी मौका मिलते ही ये या फिर ये मेरे राज्य की सीमा को ले लेंगे, क्योंकि उस समय ज़मीन का महत्व अधिक है, कृषि है, कृषि के लिए भूमि चाहिएगी। तो ऐसे में यह राजा सदैव डरा डरा रहेगा कि भाई साहब कभी भी किसी से आक्रमण, तो या तो यह किसी के संरक्षण में जाएगा, ठीक है, कि भाई साहब चलो मैं आपकी अधीनता मानता हूँ और आप मुझे प्रोटेक्ट करो। अन्य ये है इसके बीच की स्थिति से, इतना बड़ा राज्य है तो किसी की अधीनता में भी नहीं जा सकता। तो ऐसे में ये क्या करेगा, जब भी मौका मिलेगा ये राजा इस राजा की अधीनता में है। ठीक है, अभी काम चल रहा है, इसका कोई साम्राज्य विस्तार नहीं हो रहा है क्योंकि बीच की स्थिति है। अब यहाँ पे कोई कमज़ोर शासक बैठेगा, तो जैसे ही यहाँ पे कमज़ोर शासक बैठेगा, ठीक है, जो इसकी सुरक्षा नहीं दे पाएगा क्योंकि इसको तो खुद की सुरक्षा करनी है, तो ऐसे में ये अपने इस क्षेत्र से निकल करके इस क्षेत्र का विलय अपने राज्य में कर लेगा। अब देखो आप बराबर की स्थिति आ गई है आगे ना, तो राजा अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या अपने साम्राज्य को लंबे समय तक चलाने के लिए साम्राज्य विस्तार करेगा। ये स्थिति बनेगी प्राचीन भारत में मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल, अंग्रेजों के समय। अभी स्थिति ऐसी नहीं है, अभी साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध नहीं होंगे। अब जब साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध नहीं होंगे तो सेना का गठन भी नहीं होगा, सेना भी नहीं होगी। तो यहाँ पर इस युग में स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना मतलब परमानेंट सेना नहीं थी। जब युद्ध की आवश्यकता पड़ती वह युद्ध गायों के लिए होंगे। अब युद्ध होंगे, लेकिन इस समय जो युद्ध होंगे वो किसके लिए होंगे, गाय के लिए होंगे, क्योंकि गाय इस समय संपत्ति का प्रमुख आधार है। तो ऋग्वेदिक काल में युद्ध तो हुए, लेकिन युद्ध किसके लिए, गायों के लिए। ठीक है, तो इस समय स्थायी सेना नहीं है, युद्ध के समय ही सेना का गठन किया जाएगा। और जो सेना होगी वो 3 प्रकार की होगी, पैदल सेना, रथ सेना और घुड़सेना। ठीक है, पैदल सेना है, रथ सेना और कौन सी है, घुड़सेना। तो बात समझ रहे होंगे आप, इस समय स्थायी सेना नहीं है, युद्ध के समय सेना, पैदल सेना, रथ सेना और कौन सी सेना, घुड़सेना। अब बात करूँ मैं कर की। ठीक है, कर, टैक्स, पीछे पढ़ा था अपन ने, जो टैक्स होगा वो जनता के द्वारा इच्छा से दिया जाएगा। सही बात है ना, इच्छा से देंगे। तो अभी भी ऋग्वेदिक युग ही पढ़ रहे हैं, इच्छा से दिया जाएगा। लेकिन इस कर को क्या कहा गया, इस कर को कहा गया बलि। इस कर को किस नाम से, प्रश्न है, ऋग्वेदिक युग में कर को क्या कहते हैं, उस कर को कहते हैं बलि कहते हैं। और बलि प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से राजा को दी जाएगी। ठीक है, प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से राजा को दी जाएगी। कर की बात हो गई, बात समझ रहे हैं आप। अब मैं बात करूं एक प्रमुख युद्ध की जिसका नाम है दशराज्य युद्ध। आओ देखो, यहां से प्रश्न बनता है दशराज्य युद्ध क्या है। दशराज्य युद्ध, ठीक है, ऋग्वेदिक युग का महत्वपूर्ण युद्ध है दशराज्य। आप कह सकते हो प्राचीन भारत का पहला युद्ध है
10 राज्य युद्ध। नाम से अर्थ निकालते हैं, 10 राज्य यानी राजा और युद्ध यानी लड़ाई, 10 राजाओं की लड़ाई। ठीक है, तो मैं लड़ाई बताता हूँ पहले। 10 राजाओं की लड़ाई कहाँ पर हुई? जिस नदी के किनारे हुई उस नदी का नाम था परुषणी। प्रश्न है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो वह नदी है परुषणी। लेकिन एग्जाम में प्रश्न आता है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे हुआ? रावी नदी के किनारे हुआ, झेलम नदी के किनारे हुआ, चिनाब नदी के किनारे हुआ या सतलज? ऑप्शन में परुषणी है ही नहीं। अब क्या करें? पीछे पढ़ा था सप्त सैंधव प्रदेश, परुषणी नदी का समीकरण किस नदी के साथ बैठाया गया था? रावी। ठीक है, क्लियर है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे? रावी या परुषणी नदी किनारे। ठीक है, किन राजाओं के मध्य? तो एक तरफ युद्ध में थे 10 राजा जो किसके नेतृत्व में आए हुए थे? पुरु। इन 10 राजाओं का नेतृत्व आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ। हेडिंग डालेंगे 10 राजा, 10 राजाओं का युद्ध जिस नदी के किनारे हुआ? परुषणी। 10 राजाओं का नेतृत्व जिसने किया वह कौन था? पुरु। अब 10 राजाओं का नेतृत्व पुरु कर रहे हैं, इसके अपोजिट कोई होगा, और इसके अपोजिट जो था वह था सुदास। ये कहाँ का था? भरत जन का राजा। कॉपी में नोट डाउन करना, 10 राजाओं का युद्ध 10 राजाओं का नेतृत्व पुरु ने किया और जिसके विरुद्ध किया वह कौन था? सुदास था। ठीक है, इस युद्ध में विजय कौन होगा? आप अगर बताएं, एक तरफ तो लड़ रहे हैं 10 राजा और उनकी बहुत सारी सेना, एक तरफ लड़ रहा है अकेला सुदास जो भरत जन का है, तो आपके हिसाब से युद्ध में कौन विजय होना चाहिए? अगर देखा जाए, मोटी बुद्धि से काम लिया जाए तो 10 राजाओं के नेतृत्व में आई हुई सेना विजय होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब महाभारत का युद्ध हुआ, एक तरफ कौरव पक्ष था और एक तरफ पांडव पक्ष था। कौरव पक्षों के पास अत्यधिक सेना थी, बड़े बड़े योद्धा थे जिन्हें कभी कोई पराजित नहीं कर सकता, मर नहीं सकते। एक तरफ पांडव थे, कम सेना थी और योद्धाओं की संख्या भी कौरव पक्ष के मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इस महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय मिली। ठीक है, अब जिस भी आधार पे लड़े वो धर्म के लिए लड़े, कौरव पराजित हुए। कूटनीति का कार्य लिया पांडवों ने, कृष्ण की सहायता से भीष्म को पराजित किया, द्रोणाचार्य को पराजित किया, कर्ण को पराजित किया, जिन्हें कभी कोई पराजित नहीं कर सकता, जो धनुर्विद्या में बहुत माहिर थे। इन सभी को पराजित किया और युद्ध चला गया पांडवों के पक्ष में। महाभारत की बात हो गई, लेकिन बात 10 राजा और सुदास। इस युद्ध में जो विजय हुआ वह सुदास था। सीधा से पॉइंट पे आता हूँ मैं, इस युद्ध में विजय कौन हुआ? सुदास। तो 10 राजाओं का नेतृत्व पुरु ने किया, इनके अपोजिट जो थे वो सुदास थे और सुदास इस युद्ध में विजय हो गए। अब युद्ध का कारण क्या है? प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कारण भी बता दूं। एक राजा है जिसका नाम है सुदास। ठीक है, ऊपर आ ही गया सुदास। सुदास की जो पद था, ठीक है, राजा के बाद महत्वपूर्ण पद कौन सा है? पुरोहित है ना। सुदास के जो पुरोहित का पद था, उस पुरोहित के पद पर थे विश्वामित्र। सुदास के पुरोहित के पद पर थे विश्वामित्र। ठीक है, मात्रा वात्रा आप खुद देख लेना, लेकिन इस व्यक्ति का नाम है विश्वामित्र, लिख दिया मैंने। तो पुरोहित के पद पे कौन है? विश्वामित्र है। अब होता क्या है कि राजा, इस सुदास राजा ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को पद से हटा दिया। अब किस कारण से पद से हटाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी वजह से सुदास ने विश्वामित्र को पद से हटा दिया। अब विश्वामित्र बहुत ज्ञानी विद्वान, पद से हटा दिया। पद से हटा दिया तो क्या हो गया? अपमान। क्या हो गया? अपमान। लंबे समय से पद पे चले आ रहे, इतना बड़ा विद्वान है विश्वामित्र, अब पढ़े हो, सुना होगा इनके बारे में, अब इनका अपमान हो गया। अपमान हो गया तो प्रतिशोध की इच्छा जगी। प्रतिशोध, ठीक है। पहले ये बहुत था, जिसका अपमान हुआ वो फटाफट एक काम करता, ऋषि का अपना कमंडल लेता, थोड़ा सा पानी लेता और श्राप बोल करके सामने वाले को चित। अब ऐसा इसमें है नहीं, थोड़ी सी सत्यता है इसके अंदर। तो विश्वामित्र का अपमान हुआ, प्रतिशोध की इच्छा जगी। प्रतिशोध की इच्छा जगी तो ये चले जाते हैं पुरु के पास में, और पुरु ने विश्वामित्र के लिए अपने नेतृत्व में, या विश्वामित्र ने अपने नेतृत्व में 10 राजाओं की सेना को एकत्रित कर लिया और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सुदास क्या हो गया? विजय। तो ये बात है 10 राजाओं की युद्ध की। और पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी चर्चा किस में हुई है। 10 राजाओं के युद्ध की चर्चा हुई है 7वें मंडल में, ठीक है ना।
जो 10 मंडल है उनमें से 7वां मंडल है और 7वें मंडल की रचना की थी वशिष्ठ ने, ठीक है, वशिष्ठ ने। तो इस युद्ध का कारण क्या था? विश्वामित्र का परिचोद, उनका अपमान था, और क्योंकि सुदास ने उनको हटा कर के जिसको पुरोहित बनाया था वह वशिष्ठ थे। मैं आपको ये भी बताता हूँ वह कौन थे, वशिष्ठ। तो शायद ही 10 रागी युद्ध से आपको कोई प्रश्न पूछे तो आपका गलत हो। 10 रागी युद्ध 10 राजाओं के मध्य हुआ था, 10 राजाओं और भरत जन के राजा सुदास के मध्य। नदी जिसके किनारे हुआ परुषणी, इसका उल्लेख 7वें मंडल में हुआ, ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कारण क्या था? सुदास ने विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित बनाया, विश्वामित्र का अपमान हुआ, प्रतिशोध की इच्छा जगी, 10 राजाओं की सेना एकत्रित की पुरु के नेतृत्व में, और पुरु के नेतृत्व में एकत्रित की सुदास ने पुरु को पराजित कर दिया। सुदास की एक छोटी सी विजय और थी। सुदास ने मेद, एक शासक है जिसका नाम है मेद, मेद के नेतृत्व में आई अनार्य सेना को भी पराजित किया था। जो आर्य नहीं थे ना, उन्हें अनार्य कहा गया था। तो सुदास ने मेद के नेतृत्व में आई अनार्य सेना को भी क्या किया? पराजित, ठीक है। तो 10 रागी युद्ध की चर्चा अपन ने कर ली। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन। तो कबीलाई तत्वों की प्रधानता होने की वजह से, ये कबीलाई तत्व है, कबीलाई तत्वों की प्रधानता होने की वजह से समतावादी शासन था, मतलब कुछ कुछ समान स्थिति थी, समतावादी शासन था, ऊंच नीच का भाव नहीं था, सभी का समान महत्व था। तो सीधी सी बात है, जहां अपन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह करेंगे, जाति लेके आएंगे, गोत्र की संकल्पना लेके आएंगे, वो चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पर समतावादी शासन था, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो वंश की संकल्पना थी, ठीक है ना, वंश की संकल्पना थी, ठीक है। तो यहाँ पर वंश चला था। जहाँ उत्तर वैदिक काल में गोत्र की संकल्पना होगी, यहाँ पर किसकी संकल्पना है? वंश की संकल्पना। वर्ण व्यवस्था, सामने वाला मिटा देता हूँ, आप लिख लेना, वीडियो को पॉज करके देखें इधर। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण थे, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। तो वर्ण तो थे, 4 थे, लेकिन इनका इतना कोई महत्व नहीं था। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और इनका उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 10वें मंडल के पुरुष। तो ऋग्वेद का जब अंतिम समय चल रहा था तब इन वर्णों की चर्चा हुई, इससे पहले वर्ण नहीं थे। पहली बार इन 4 वर्णों का स्पष्ट उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, लिख दिया मैंने 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म। कर्म क्या था? जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही क्या होगा? वर्ण होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो थे, लेकिन किस पर आधारित नहीं थे? जन्म पर। शूद्र तो बहुत ही कम था, ठीक है, शूद्र का तो स्थान ही नहीं था। उत्तर वैदिक काल में शूद्र स्पष्ट रूप से आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है। तो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कर्म का मतलब क्या है? जैसे कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का कार्य है पूजा पाठ करना। अब पूजा पाठ करने वाला कौन होता है? ब्राह्मण। तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है, ब्राह्मण कहलाएगा। अब ये व्यक्ति ब्राह्मण कहला रहा है क्योंकि इसका कार्य पूजा पाठ करना है। इसका एक पुत्र होता है और पुत्र की इच्छा पूजा पाठ करने में नहीं है, उसकी इच्छा व्यवसाय करने में चली गई, व्यवसाय कर रहा है, तो वह कर्म से क्या हो गया? वैश्य हो गया। अगर उसका एक पुत्र और है और वह व्यवसाय भी नहीं करता, पूजा पाठ भी नहीं करता, उसका जो कार्य है वो युद्ध करना है, ठीक है, सेना में शामिल होना है, तो वह क्या हो गया? क्षत्रिय। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही वर्ण था। ऋग्वेदिक काल में शूद्र का महत्व नहीं था, शूद्र का सिर्फ रचना हुई, लिखा गया शूद्र को 10वें मंडल के पुरुष में स्पष्ट 4 वर्णों का उल्लेख, वर्गों का उल्लेख हुआ है, लेकिन यह फंक्शन कार्य में आएंगे उत्तर वैदिक काल में। तो अभी वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? कर्म पर आधारित है। तो ऋग्वेद में हमको एक श्लोक भी मिलता है, ठीक है, मैं एक भेषज हूँ, मेरे पिता ज्योतिष है और मेरी माता आटा पीसने का कार्य करती है, गेहूं पीसने का कार्य करती है। तो परिवार के 3 सदस्य, तीनों के कार्य क्या हो गए? अलग अलग। तो यहाँ पर कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। दास प्रथा, तो इस समय दास प्रथा प्रचलित थी। इस समय दास प्रथा क्या थी? प्रचलित थी, मतलब दासों को रखा जाता है, दास प्रथा थी, लेकिन छोटे स्तर पर थी। प्रमुख वर्ग ही दास अफोर्ड कर पा रहा था, जैसे कि मैं कह दूं राजा। परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक था।
परिवार कैसा था? पितृ सत्तात्मक, ठीक है ना। तो पिता की सत्ता को ही पितृ सत्तात्मक। देखो पितृ सत्तात्मक का तात्पर्य क्या है, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो निकलता है पितृ वंश और एक निकलता है पितृ सत्ता, ठीक है। पिता के नाम से पुत्र को वंश चले या पिता के वंश चले आगे, जैसे कि पिता का जो सरनेम है वही पुत्र ले, और पिता की ही क्या हो? सत्ता, मतलब उस घर में अपना वर्चस्व रखने वाला पिता हो और उस घर में उसके पुत्र उसके नाम से चले, ठीक है। तो अपने पिता के वंश, अपने पिता के सरनेम से चले, ठीक है। जो पिता का नाम है भारद्वाज है तो उसका पुत्र भी भारद्वाज ही कहलाए। ऐसे नहीं कि उसकी माता शर्मा है तो अपने नाम के आगे शर्मा लगा ले। तो पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक मिलकर के पितृसत्ता मिलकर के पितृसत्तात्मक है। तो यहाँ पे परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक था, लेकिन एक इसके साथ साथ सामूहिक परिवार, ठीक है ना। सामूहिक परिवार, अगर मैं इसको लिखूं संयुक्त परिवार प्रथा, ठीक है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। इस समय संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। कौन से काल की बात हो रही है? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में आते आते संयुक्त परिवार के साथ साथ एकल परिवार के भी साक्ष्य मिलेंगे। तो अभी परिवार पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें विवाह की। विवाह, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में विवाह की बात करें तो विवाह सामान्यतः अपने ही वर्ण में होंगे, ठीक है। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय से, और वैश्य का विवाह वैश्य, मतलब जो कार्य कर रहे हैं ना वैसे। तो विवाह सामान्यतः अपने ही वर्ण में होते थे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं जिसमें विवाह अपने वर्ण में नहीं हो पाए। तो वो दो प्रकार के विवाह, एक विवाह है अनुलोम और एक विवाह है प्रतिलोम, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में विवाह के बारे में इतनी जानकारी है कि विवाह सामान्यतः अपने ही वर्ण में हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ विवाह अपने वर्ण में नहीं हो पाए, तो उन्हें क्या कहा गया? उन्हें अनुलोम व प्रतिलोम कहा गया। अब अनुलोम व प्रतिलोम क्या है? देखो इधर, अनुलोम में क्या होता है? उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की, इन दोनों में जो विवाह होगा वो कौन सा कहलाएगा? अनुलोम। उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की किस प्रकार का विवाह है? अनुलोम। प्रतिलोम जस्ट इसके अपोजिट है, उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का। अगर उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण के लड़के विवाह होगा तो वो प्रतिलोम, और उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की होगी तो वो अनुलोम। लिख लेना इसको कॉपी में, यहाँ मैंने नहीं ऐड किया है, यहाँ आपको लिखना है विवाह सामान्यतः अपने ही वर्ण में प्रचलित थे, लेकिन इसके बाहर भी, अपने वर्ण के बाहर भी विवाह किए गए। उनको दो भागों में बांटा गया, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। तो अनुलोम उच्च वर्ण का लड़का और अनुलोम में उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की, प्रतिलोम में उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का। इसके बाद अपन बात करें स्त्रियों की स्थिति। तो पुरुषों की स्थिति तो अच्छी ही थी, आप देख रहे हो युद्ध में भाग ले रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, पितृसत्तात्मक सत्ता है, तो ऑब्वियसली पुरुषों की स्थिति अच्छी ही होगी। अब स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः अच्छी थी, ठीक है। अब बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते, अच्छी थी। तो जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त थे वह अधिकार स्त्रियों को प्राप्त थे। जैसे पुरुषों के पास एक अधिकार था उपनयन संस्कार का, चर्चा होगी इसकी बाद में, उपनयन संस्कार का। तो स्त्रियां भी उपनयन संस्कार कराती थी, ठीक है। उपनयन संस्कार कराती थी, ठीक है। स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार का अधिकार था और स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये तीन बुराइयां हैं जिसकी वजह से स्त्रियों की स्थिति नीचे गिर जाती है। बाल विवाह, बचपन में विवाह कर देना, पर्दे में रखना, और सती प्रथा, पति की मृत्यु के साथ ही उनको उनके पति की मृत्यु के बाद में उनका भी पति के साथ ही चले जाना।
सती प्रथा, इस प्रकार की प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। तो सीधी सी बात है, ऋग्वेदिक काल में ना बाल विवाह प्रचलित थे, ना पर्दा प्रथा और ना ही सती प्रथा। ये तीनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित नहीं थी, इसलिए स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। किंतु इसके साथ नियोग प्रथा, ठीक है, नियोग प्रथा प्रचलित थी। यह हमको नियोग के साक्ष्य मिलते हैं कि नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग क्या है? नियोग ये है कि अगर किसी विवाहित स्त्री का पति मर जाता है और ऐसी स्थिति में उस स्त्री को कोई पुत्र नहीं है, विवाहित स्त्री का पति मर जाता है और ऐसी स्थिति में उसको कोई पुत्र नहीं है, तो वह अपने देवर या जेठ किसी के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र की प्राप्ति के बाद में अपना जीवन आगे निर्वाह कर सकती है। तो वह प्रथा कौन सी होगी? नियोग। तो ऋग्वेदिक काल में नियोग प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, किंतु बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा के साक्ष्य नहीं मिलते। नियोग प्रथा से तात्पर्य स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने के बाद में वह अपने देवर या जेठ से संबंध स्थापित करके पुत्र प्राप्ति के बाद में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है, यानी कि उसको सती नहीं होना पड़ेगा, पुत्र के सहारे वो जीवन आगे और चला सकती है। तो वह कौन सी प्रथा हो गई? नियोग प्रथा। इसी के साथ साथ पुनर्विवाह के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो नियोग प्रथा, पुनर्विवाह जैसी प्रथाएं प्रचलित थी, तो आप कह सकते हो कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। तो इस समय कुछ विदुषी महिलाएं हुई, विद्वान महिलाएं हुई, जिनमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, निवावरी, नाम लिखनी है आपको। इस समय कुछ विदुषी महिलाएं, विद्वान महिलाएं हुई, जिनका साहित्य में योगदान था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, निवावरी और सिक्ता, ये इस समय की प्रमुख महिलाएं थी, प्रमुख विदुषी महिलाएं थी, ज्ञानी महिलाएं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, निवावरी और सिक्ता। प्रश्न पूछेंगे कौन सी ऋग्वेदिक काल की विदुषी महिलाओं में शामिल होगी? उत्तर वैदिक काल में विदुषी महिलाएं आएंगी, तो अपन को अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ मैंने आपको ऋग्वेदिक काल की विदुषी महिलाएं बताई है, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, निवावरी और सिक्ता। तो अंतर जब करना होगा जब अपन उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला पढ़ेंगे, जैसे गार्गी वगैरह उत्तर वैदिक काल की हैं। तो ये चीज़, तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, निवावरी, सिक्ता इस समय की प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट है, दास प्रथा प्रचलित थी, स्त्रियों की स्थिति ठीक थी। भोजन की बात करें, ठीक है, भोजन, क्योंकि अपन पूरा पक्ष देख रहे हैं ऋग्वेदिक काल का, तो भोजन, शाकाहारी, मांसाहारी, दोनों प्रकार के भोजन प्रचलित थे। तो यह लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ऋग्वेदिक काल के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, ठीक है। इनका जो प्रमुख कृषिजन्य उपज थी वह जौ था, ठीक है, और प्रमुख जो गाय से बनी हुई वस्तुओं का महत्व था। भोजन में गाय से बनी हुई वस्तुओं का महत्व था, जैसे कि दही, छाछ, खीर, ठीक है। तो गाय के दूध से बनी हुई, ठीक है ना, गाय से बनी हुई नहीं, गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं का महत्व था। दही, छाछ, खीर, दूध, पनीर, मिठाई वगैरह, तो इनका महत्व था भोजन में। ये शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, और प्रमुख जो कृषिजन्य उपज थी वो इनकी क्या थी? जो थी। सुरा पेय की निंदा की गई है। सुरा, ठीक है, जो शराब थी उसकी निंदा की गई है, उसको सही नहीं माना गया, किंतु सोम रस का समर्थन किया गया, ठीक है। हिमालय जम्बू पर्वत से एक जड़ी बूटी मिलती थी जिससे सोम रस की प्राप्ति होती थी, तो सोम रस का समर्थन है और सुरा पेय की क्या की गई है? निंदा की गई है। नेक्स्ट बात है आर्थिक जीवन। तो पीछे चर्चा हो चुकी थी ना, आर्थिक जीवन में इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था, और प्रमुख पशु कौन सा था? गाय। इनका प्रमुख पशु गाय था। आर्थिक जीवन का मुख्य उद्देश्य पशुपालन था, ठीक है। गविष्ट, गायों से संबंधित, गायों के लिए किए जाने वाले युद्ध को गविष्ट कहा था, ठीक है। गायों के लिए किए जाने वाले युद्ध को क्या कहा गया था? गविष्ट कहा था। पणी, गाय चुराने वाले व्यापारियों को पणी कहा गया था। गाय चुराने वाले व्यापारियों को पणी कहा गया था, ठीक है। तो पणी, गाय चुराने वालों को पणी कहा गया। गविष्ट, गायों के लिए किए जाने वाले युद्ध को गविष्ट, और गायों की खोज को भी गविष्ट कहा गया था। कृषि,
कृषि गौण थी, मुख्य व्यवसाय नहीं था कृषि, लेकिन कुछ स्तर पर कृषि हो रही थी। इनकी जो मुख्य उपज थी वो क्या थी, जो पीछे चर्चा कर चुके हैं, मुख्य उपज क्या था, जो। वस्त्र की बात करूं, ठीक है, कृषि का स्थान कैसा था, गौण था, ठीक है, और मुख्य उपज जो थी वो क्या थी, जो। वस्त्र की बात करते हैं, एक वस्त्र है निवि, एक वस्त्र है अधिवास, और एक वस्त्र है वास, ठीक है। वस्त्र निवि, निचले स्तर पर पहने जाने वाले वस्त्र को निवि कहते हैं। नीचे मतलब पेट से नीचे पहने जाने वाला, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, निवि। जैसे धोती वगैरह हो गई, लुंगी वगैरह हो गई, तो नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को निवि, और वास कहते थे ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को वास। कुर्ता हो सकता है, कुर्ते जैसा ये ऊपर वाला, और एक होता है अधिवास। तो शॉल की तरह लपेटे जाने वाले वस्त्र को क्या कहा गया था, अधिवास। शॉल की तरह लपेटे जाने वाले वस्त्र को अधिवास, नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को निवि, और ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा गया था, वास कहा गया था। फिर उद्योग की बात करें तो इनका जो प्रमुख उद्योग था वो बढ़ईगिरी था। बढ़ईगिरी आप देख सकते हो, खाती का कार्य, ठीक है। तो बढ़ईगिरी, खाती का जो कार्य था वो इनका प्रमुख क्या था, उद्योग था, ठीक है। बढ़ईगिरी का कार्य ये करते थे। व्यापार विनिमय, ठीक है, व्यापार विनिमय गाय के माध्यम से होता था। तो गाय संपत्ति का आधार थी, और व्यापार विनिमय किसके माध्यम से, गाय के माध्यम से होता था। तो ये कुछ ऋग्वेदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको मैंने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। यहाँ अपन ने पॉइंट बनाए और विस्तार से एक एक पॉइंट को अपन ने देखा है। जैसे प्रश्न बनेंगे मैंने वैसे भी बात की है। तो ऋग्वेदिक युग का ये राजनीतिक जीवन, ठीक है, जिसमें 3 संस्थाएं थी, सभा, समिति, इसका 8 बार, 9 बार और 122 बार। प्रमुख अधिकारियों का महत्व था। सेना स्थायी नहीं थी, युद्ध के समय एकत्रित की गई। 10 राज्य युद्ध की चर्चा की, एक एक बिंदु के बारे में देखा। सामाजिक जीवन समतावादी था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। शूद्र का पहली बार उल्लेख हुआ, लेकिन जो ये वर्ण थे, लेकिन ये वर्ण किस पर आधारित थे, जन्म पर आधारित नहीं थे, कर्म पर आधारित थे। जैसा कर्म वैसा क्या हो गया, वर्ण, ठीक है। दास प्रथा प्रचलित थी। विवाह अपने ही वर्ण में, लेकिन कुछ विवाह अपने वर्ण से बाहर होते, इन्हें अनुलोम और प्रतिलोम। उच्च वर्ण का लड़का, निम्न वर्ण की लड़की, विवाह कौन सा, अनुलोम। निम्न वर्ण का लड़का और उच्च वर्ण की लड़की, विवाह कौन सा, प्रतिलोम। सुरापेय की निंदा की गई है। सोमरस का समर्थन। आर्थिक जीवन, पशुपालन, गाय का महत्व, गायों के लिए किए जाने वाले युद्ध को गविष्ठ, गायों की खोज की जाने के कार्य को गविष्ठ, गाय चुराने वाले को पणी कहा गया। कृषि का स्थान गौण था। मुख्य उपज जो थी। वस्त्र 3 थे, निवि, वास, अधिवास। नीचे पहने जाने वाला, ऊपर पहने जाने वाला अधिवास। शॉल की तरह ओढ़े जाने वाले वस्त्र को अधिवास कहा गया था। उद्योग बढ़ईगिरी, खाती का कार्य इंपॉर्टेंट था। व्यापार विनिमय गाय के माध्यम से किया जाता था। तो ये आपका ऋग्वेदिक युग का सारा पक्ष इस छोटे से डायग्राम के सामने विस्तार से आपको समझाया। इसके बाद कल अपन मिलेंगे कुछ बचे हुए पॉइंट्स को लेकर के और उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।